ओके सर, तो चलो बात करते हैं आर्केन एक्ट 3 के बारे में। जो लास्ट एक्ट है सीज़न 1 का, मतलब यहाँ पर आके सीज़न 1 की स्टोरी एंड हो जाती है। इसके आगे जो होगा वो अपने को सीज़न 2 में देखने को मिलेगा। खैर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर इससे पहले आपने मेरी एक्ट 1 की या फिर एक्ट 2 की वीडियो नहीं देखी, सो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को जाके देख लेना। मोस्टली डिटेल्स मैंने उन वीडियोस में कवर कर दी थी। सो विदाउट फर्दर ड्यू एक्ट 3 पे आते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ही और सिमिलर वीडियोस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो एज यूजुअल अपन पहले चुन्नू सा रिकैप लेते हैं। तो लास्ट टाइम अपन ने देखा था कि दोनों बहनों का रीयूनियन बहुत ही गलत लेवल पे चला गया था। जहां वाई और केटलिन को किडनैप करके ले गए थे वो मास्क लगाए हुए लोग, और जिंक्स अकेली रह गई थी। और इसको लग रहा था कि वाई अब इसके अगेंस्ट हो गई है। इसको बस ऐसा लग रहा होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ होता। वाई को बस अपनी बहन बोले तो पाउडर चाहिए होती है और कुछ नहीं। तो अब इस पॉइंट से एक्ट 3 स्टार्ट होता है और अपने को दिखाते हैं वाई एंड केटलिन को, जिनसे मिलने आता है वो मास्क लगाए हुए गैंग का लीडर। तो अब यहाँ पर पता चलता है कि वो गैंग लीडर और कोई नहीं बल्कि एको होता है। इसको अगर भूले ना हो तो एक्ट 1 से याद होगा, छोटे में ये अंडर सिटी में वेंडर के दोस्त की शॉप में काम करता था और साथ में वाई एंड पाउडर इनका अच्छा वाला दोस्त भी था बचपन में। तो अब जब इसने भी वाई एंड पाउडर की तरह अपने लव्ड वंस को खो दिया था तो फिर इसने अपनी पूरी गैंग बनाई थी। ये और इसकी गैंग कोई बुरे लोग नहीं होते, ये सबके सब बस सिल्को के अगेंस्ट होते हैं। और इसने अपनी पूरी एक प्राइवेट जगह भी बनाई होती है जहाँ ये और इसके लोग रहते हैं। यहाँ मोस्टली वो लोग होते हैं जो सिमर के एडिक्ट थे पहले, और या फिर जिनको सिल्को ने हार्म किया था किसी तरह से। तो सिंपल भाषा में सब सिल्को से बदला लेने के लिए बैठे थे, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसीलिए पहले इन्होंने जिंक्स लोगों के शिप में अटैक किया था, क्योंकि वहाँ पर शिमर था, तो ये शिमर को बर्बाद करने के लिए वहाँ पर गए थे। तो वाई एको को देखते ही समझ जाती है कि ये तो उसके बचपन का दोस्त है और गले वगैरह मिलते हैं दोनों। और वाई बता भी देती है इसको कि ये और केटलिन ये दोनों भी सिल्को के अगेंस्ट ही हैं, उनके साथ नहीं है। तो इस वजह से एको भी इनके साथ आ जाता है। और केटलिन इन दोनों को इस जेमस्टोन के बारे में बताती है कि ये हेक्सटेक टेक्नोलॉजी है और अगर ये सिल्को के हाथ वापस लग गई तो बहुत बवाल हो जाएगा। तो इसलिए केटलिन उस क्रिस्टल को वापस से जेस को देने के लिए बोलती है, क्योंकि जेमस्टोन एक्चुअली में उसी का ही होता है। तो केटलिन के कहने पे ये तीनों यहाँ से पिल्टोवर जाने के लिए निकल जाते हैं। और अब इस साइड पहले जिंक्स को दिखाते हैं। तो इसका फिलहाल सिर्फ दिमाग सनका होता है केटलिन के ऊपर कि इसकी जगह आखिर ये कैसे हो सकती है वाई के साथ। इसको स्टिल लग रहा होता है कि वाई पिल्टोवर के साथ मिल चुकी है। और जब गुस्से में ये सिल्को के पास जाती है तो वो भी अपना पत्ता सीधा करने के लिए बोल देता है कि वाई ने पार्टी बदल ली है, उसने पिल्टोवर लोगों के साथ हाथ मिला लिया है। तो जिंक्स को अब ये बिल्कुल रियल लगने लगता है। और अब इस साइड जब वाई, केटलिन और एको ये पिल्टोवर में एंटर करने वाले थे तो पहले तो इनको वो पुलिस वाला रोक लेता है। इसको इम्पोस्टर भी बोल सकते हो पिल्टोवर का, क्योंकि ये सिल्को के इशारों पे काम करता है। इवन ये एको को शूट भी कर देता है, उसको कुछ होता नहीं फिलहाल। बट फिर इसी टाइम गुस्से में बैठी हुई जिंक्स यहाँ पर आ जाती है और इन पे सरप्राइज अटैक कर देती है। और अगेन जब ये केटलिन को वाई के साथ देखती है तो इसका खून खौल जाता है। और यहाँ पर एको वाई और केटलिन को यहाँ से जाने को बोलता है। और फिर इनकी जो फाइट होती है ना, मतलब एको वर्सेस जिंक्स, भाई साहब बवाल। हालांकि लास्ट में एको चाहते हुए भी जिंक्स को मार नहीं पाया था, क्योंकि इसको अपनी बचपन की सहेली मासूम प्यारी बच्ची पाउडर की याद आ गई थी। लेकिन जिंक्स यहाँ पर अपना बॉम्ब फोड़ देती है तो दोनों के दोनों घायल हो जाते हैं और इनकी फाइट यहीं पर रुक जाती है। लेकिन जिंक्स बहुत चंट होती है, तो उसने फाइट से पहले ही एको से वो जेमस्टोन चुरा लिया था। तो मतलब अब वापस से इसके पास जेमस्टोन आ चुका होता है। और थोड़ी देर बाद सिल्को आके जिंक्स को अपने साथ ले जाता है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा वाली ख़राब थी, मर भी सकती थी। तो सिल्को इसे लेके जाता है सिंज्ड के पास, वही खतरनाक दिखने वाले चिचा। तो यहाँ पर एक्चुअली में जिंक्स की हालत ज़्यादा ही ख़राब थी, तो सिंज्ड को इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में शिमर का यूज़ करना पड़ता है। बताया था मैंने, शिमर से बॉडी हील हो जाती थी, तो इस वजह से जिंक्स की बॉडी फिक्स हो जाती है। बट थोड़ा साइड इफेक्ट भी होता है इसकी बॉडी पे। अब ये थोड़ी और ईविल दिखने लगती है, मिनी मॉन्स्टर टाइप बन जाती है। अब आते हैं जेस एंड विक्टर पे। तो जेस परेशान होता है पॉलिटिक्स को लेके, मतलब पिल्टोवर वर्सेस जॉन को लेके। और अदर साइड में विक्टर, तो इसका तो क्रश बन चुका होता है हेक्सटेक और ये हेक्सकोर। इसका सारा फोकस इन्हीं चीज़ों पे होता है। तो पहले जेस पे बात करते हैं। तो अब जब ये काउंसलर बन गया होता है और इसने हैमरडैंगर को भी रिटायर कर दिया था, तो इसके ऊपर सिटी को लेके बहुत ज़्यादा वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। इसको अब जॉन को भी कंट्रोल में रखना होता है और वॉर ना हो ये भी इसको देखना पड़ता है। हालांकि इसको अंडर सिटी के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, क्योंकि ये कभी भी अंडर सिटी में गया नहीं था। तो पहले तो ये सारे रास्ते बंद कर देता है अंडर सिटी वालों के लिए, मतलब जॉन के लोगों का आना मना हो जाता है पिल्टोवर में, क्योंकि बहुत से अटैक हो रहे थे रिसेंट में सिटी के अंदर। कभी जिंक्स कर रही थी अटैक तो कभी और लोग अंडर सिटी से। और जेस को अब ये भी पता चल चुका था कि जिंक्स करके कोई पर्सन है अंडर सिटी से जिसने जेमस्टोन को चुरा लिया था। तो इस वजह से इसको अब जिंक्स को भी पकड़ना होता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा वाला लोड होता है इस जेस के ऊपर। और सच में जितने अदर काउंसलर होते हैं यहाँ पर, वो सब ज्ञान बांटते हैं खाली, कभी कोई एक्चुअल काम करते हुए दिखता ही नहीं है। सिर्फ मेल होती है, ये थोड़ी सही होती है, ये जेस के साथ लगी रहती है, इसको मोटिवेट वगैरह करती रहती है। खैर अब बात करते हैं विक्टर की।
तो ये जब वापस से उस केव में सिंज से मिलने गया था, क्योंकि याद होगा विक्टर इसको बचपन से जानता था, तो अब विक्टर ने इसको सब बता दिया था उस हेक्सकोर के बारे में और कैसे वो लिविंग थिंग से रिएक्ट करता है उन सब के बारे में। तो सिंज बोलता है कि विक्टर को अपना टेस्ट एलिमेंट चेंज करना चाहिए, मतलब ये जिस चीज़ पे टेस्ट कर रहा है उसको चेंज करना चाहिए। तो विक्टर पहले पेड़ पौधों पे टेस्ट करता था हेक्सकोर के साथ, सो नाउ अब ये अपने ऊपर टेस्ट करना स्टार्ट करता है। मैं शायद बताना भूल गया था पहले कि हेक्स क्रिस्टल और ये हेक्सकोर की पावर को कंट्रोल करने के लिए जेस और विक्टर ने कुछ स्पेल्स का यूज़ किया था, तभी ये लोग टेलीपोर्टेशन वाली चीज़ को करना सीख पाए थे। स्पेल्स इसलिए क्योंकि याद होगा जेस के पास्ट में एक आदमी आया था राइज करके, एक मैजिशियन था वो, तो वो इन स्पेल्स का यूज़ करता था। तो विक्टर का यहाँ पर एक पैर डिसेबल होता है, मतलब एक पैर इसका काम नहीं करता, तो इस वजह से विक्टर यहाँ पर अपने उस पैर में उन स्पेल्स को लिखता है और स्पेल्स राइट करते ही हेक्सकोर एक्टिवेट हो जाता है और विक्टर खींचा चला जाता है हेक्सकोर की तरफ। और लास्ट में इसका पैर पूरी तरह चेंज हो जाता है, उसका कलर सब कुछ, इवन इसका पैर ठीक भी हो जाता है। ये रनिंग कर रहा होता है अब, तो अब एक तरीके से बहुत पेन के साथ ही सही, बट इसका पैर सही हो गया होता है पूरी तरह, सिर्फ हेक्सटेक की बदौलत। तो अब यहाँ पर ये अपने टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का सोचता है। याद होगा तो ये मर रहा होता है, इसकी बॉडी में कुछ इशू होता है, तो इस वजह से ये अपनी पूरी बॉडी में उन स्पेल्स को लिखता है, ये सोच के कि शायद इसकी पूरी बॉडी हील हो जाएगी जैसे इसका पैर हील हो गया था। तो सेम वही चीज़ होती है, पावर एक्टिवेट होती है स्पेल्स की वजह से, इसको बहुत पेन होता है, बट इसी टाइम पे विक्टर की असिस्टेंट यहाँ आ जाती है और ये विक्टर को एक तरफा प्यार करती थी बहुत ज़्यादा वाला, सो ये इसको रेस्क्यू करने का ट्राई करती है, बट हेक्सकोर की वजह से ये पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है, 1 सेकंड में राख हो जाती है बोल सकते हो। यहाँ पर शायद हेक्सकोर ने असिस्टेंट की पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, तभी हेक्सकोर की थोड़ी बहुत डिज़ाइन चेंज हो जाती है, थोड़ा और क्रीपी लगने लगता है ये डब्बा। और यहाँ वो थ्योरी भी क्लियर हो रही होती है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हेक्सटेक इसके अंदर कोई लिविंग थिंग है जिसके शायद कुछ इविल मोटिव्स भी हैं। फिलहाल अपने को सीजन 1 में बस इतना ही देखने को मिला हेक्सटेक के बारे में। नेक्स्ट सीजन में शायद इसकी मेन मिस्ट्री ओपन होगी हेक्सटेक की और हेक्सकोर की, कि ससुरी ये चीज़ है तो है क्या। खैर, इसी वजह से विक्टर बहुत ज़्यादा वाला सैड हो जाता है, इसका प्रोसीजर बीच में ही रुक गया था इसके असिस्टेंट की वजह से, तो मतलब इसकी बॉडी हील नहीं हो पाई थी पूरी तरह, इसका सिर्फ हाथ चेंज हो गया था बस, बाकी ये पहले जैसा ही स्टिल मर रहा होता है। और इसको फाइनली इसके असिस्टेंट के द्वारा लिखा हुआ लव लेटर मिल जाता है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा वाला रिग्रेट हो रहा होता है, इवन ये सुसाइड करने का भी ट्राई करता है। और अगर याद होगा तो ये सीन एकदम एक्ट 1 के जैसा है, जहाँ जेस की जब सारी होप खत्म हो गई थी तो वो भी सुसाइड करने जा रहा था, बट विक्टर एंड टाइम पे आ गया था। तो सेम यहाँ पर भी यही होता है, बट इस टाइम विक्टर की सारी होप खत्म हो जाती है, तो ये सुसाइड करने जा रहा होता है, बट जेस इसको आके रोक लेता है। और विक्टर अब जेस से बोलता है कि अब कुछ भी हो इन्हें उस हेक्सकोर को डिस्ट्रॉय करना होगा, जैसे हैमरडैंगर ने पहले इनसे बोला था कि उस हेक्सकोर को डिस्ट्रॉय कर दो, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो अब विक्टर भी जो उस हेक्सकोर की रियलिटी को देख चुका होता है कि वो कितना ज़्यादा डेंजरस है, तो इस वजह से इसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। एनीवे, अब वो एको याद होगा तो ब्रिज की फाइट के बाद इसकी हालत भी ख़राब थी, बट इससे टकरा गया था आकर हैमरडैंगर। जब से एक काउंसलर के पद से रिटायर हो गया था तो समाज में इसकी पूरी इज्जत ही खत्म हो गई थी, कोई वैल्यू ही नहीं रह गई थी इसकी, तो इसलिए सबसे छुप छुपा के घूम रहा था। तो एको इसको देखते ही समझ जाता है कि ये कौन है और ये बहुत रिस्पेक्ट करता है इनकी एज अ साइंटिस्ट, नॉट एज अ काउंसलर। तो इस वजह से हैमरडैंगर को लेके अपने घर जाता है और हैमरडैंगर भी इसकी जगह को देख के, इसकी टेक्नोलॉजी को देख के काफ़ी हैरान हो जाता है, काफ़ी खुश भी होता है। इसको बिलीव नहीं होता कि एक अकेले लड़के ने इतनी बड़ी चीज़ कर दी। हालांकि इनको भी अब सीजन 1 में नहीं दिखाया, सीजन 2 में जाके इनकी स्टोरी कंटिन्यू होगी। सो नाउ वापस आते हैं बचे हुए कैरेक्टर्स पे, मतलब वाई एंड केटलिन पे। तो उस ब्रिज से भाग के ये दोनों गए थे केटलिन के घर पे, कुछ टाइम साथ में बिताया था इन्होंने और इनकी केमिस्ट्री मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है, पर उस पर बात करके अपन केटलिन को एम्बेरस नहीं करेंगे, तो इसलिए रहन दो। खैर, केटलिन की मदर जो एक काउंसलर होती है, सो ये केटलिन एंड वाई इन दोनों को एक मौका देती है सभी काउंसलर्स के सामने आके अपनी बात रखने का। तो ये दोनों सभी के सामने आके सिल्को के बारे में सबको बताते हैं कि वो कितना डेंजरस है और वो अपने आप को जॉन का किंग बोलता है। तो यहाँ जेस का कहना होता है कि इनको सिल्को से बात करनी चाहिए फेस टू फेस आके, वो आखिर क्या चाहता है ये इनको समझना चाहिए। तो वाई बोलती है यहाँ कि सिल्को को समझाने से या उससे बात करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिल्को को सिर्फ आज़ादी चाहिए, मतलब उसको जॉन की इंडिपेंडेंस चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि जॉन एक्चुअली में पिल्टोवर के अंडर ही आता है, तो सिल्को का 100% कंट्रोल नहीं होता जॉन पे। लेकिन यहाँ इस चीज़ के लिए सारे काउंसलर्स अगेंस्ट होते हैं, कोई नहीं चाहता अंडर सिटी की इंडिपेंडेंस, इनके शायद कोई डार्क पॉलिटिक्स होगी इस वजह से में भी। सो वाई अब जाके जेस से अकेले मिलती है, इसको समझाती है कि इनको सिल्को को समझना नहीं है, उसको रोकना है। ये जेस को अपना प्लान भी बताती है कि अगर ये लोग अंडर सिटी में जाके शिमर की प्रोडक्शन को रोक देंगे तो सिल्को वीक हो जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो फाइनली ये दोनों अपने अपने हथियार उठाते हैं। वाई को वही बड़े बड़े रोबोटिक ग्लव्स मिल जाते हैं और अपन इससे पहले देख ही चुके हैं एक्ट 1 में कि ये बॉक्सर होती है। इसके पास पहले वो वेंडर के बड़े बड़े ग्लव्स थे, बट अब तो और बड़े मिल गए, तो ये तो ऑब्वियसली भौकाल जमा देगी। अदर साइड में जेस, इसने अपना खुद का बड़ा सा हैमर बनाया होता है
और ये दोनों चीज़ें जेमस्टोन की पावर से चलती हैं, जैसा एक्ट 2 में दिखाया था अपने को। और ये सारे हथियार वगैरह गेम्स पे ही बेस्ड हैं, वहाँ पर भी सेम इक्विपमेंट होती है इनके कैरेक्टर्स के पास। तो अब ये दोनों अपनी फोर्स के साथ अटैक कर देते हैं शिमर के प्रोडक्शन एरिया में, मतलब जहाँ शिमर बनता है, फैक्ट्री बोल सकते हो। और कतई जहर वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। वाई की एंट्री तो पूरे सीजन में हर जगह बवाल होती है। तो यहाँ पर एक साइड होते हैं जेस एंड वाई और अदर साइड में होते हैं वही सब शिमर वाले मॉन्स्टर्स। जेस के हैमर को देख के लग नहीं रहा होता कि इसने पब्लिक के काम को आसान बनाने के लिए सारी चीज़ें बनाई थी, पक्की फाइटिंग वाली चीज़ें लग रही होती हैं सब। खैर लास्ट में जेस से गलती से एक छोटा सा बच्चा मर जाता है, तो इस बात से इसको बहुत गुस्सा आता है, काफ़ी सैड होता है ये। बट वाई इसको समझाती है कि यहाँ ऐसे एक नहीं बहुत से बच्चे होते हैं जो अपनी जान पे खेल के इस जगह में काम कर रहे होते हैं और ऐसे बच्चे जॉन में डेली मरते रहते हैं। तो अब इस इवेंट के बाद जेस को रियलाइज़ होता है कि सच में जॉन को ठीक करना होगा इसे। ये फर्स्ट टाइम अंडर सिटी में आया था और इसने पहली बार यहाँ का माहौल देखा था, तो अब जाके इस चीज़ के लिए काफ़ी सीरियस हो जाता है। लेकिन अब इस साइड एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, मेल काउंसलर की मॉम की। इसका नेम यहाँ होता है एम्बेसा। तो ये मेल की मॉम एकदम अचानक से एंट्री लेती हैं पिल्टोवर में, और इन माँ बेटी की भी कुछ हिस्ट्री होती है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशली मेल की मॉम यहाँ पर इसलिए आई होती हैं ताकि ये हेक्सटेक की पावर का यूज़ कर सकें। इनको किसी तरह पता चल चुका था कि पिल्टोवर में जेस ने हेक्सटेक का यूज़ करके बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई होती हैं, लेकिन कुछ भी डिफेंस और ऑफेंस के लिए नहीं होता, सब नॉर्मल पर्पस के लिए होता है। तो मेल की मॉम का यहाँ पर एम यही होता है कि ये जेस को थोड़ा भड़का सके, ये इसको मोटिवेट कर सकें ताकि वो हेक्सटेक का यूज़ करके हथियार बनाना स्टार्ट कर दे। मेल की मॉम जिस सिटी से आई होती हैं वहाँ की हालत थोड़ी ख़राब हो गई होती है, वॉर चल रहा होता है वहाँ पर, तो इस वजह से इनको हेक्सटेक की पावर का यूज़ करना होता है। मेल इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट होती है। इन शॉर्ट ये अपनी माँ के अगेंस्ट होती है, मतलब ये नहीं चाहती कि हेक्सटेक का गलत यूज़ हो, मतलब हेक्सटेक हथियार के लिए यूज़ किया जाए, ऐसा ये नहीं चाहती। तो अब अलग साइड में जेस ये सिल्को को इन्विटेशन देता है। ये सबसे छुप छुपा के सिल्को से मीटिंग फिक्स करता है, उससे मिलता है जाकर, जैसा इसका पहले प्लान था कि चैटे करके सब सेटल करेगा। तो अब जो वाई एंड जेस ने इसकी शिमर फैक्ट्रीज को तोड़ना शुरू कर दिया था, तो सिल्को समझ गया था कि अगर वॉर हुआ तो मे भी ये सब कुछ हार सकता है इस वॉर में, क्योंकि जेस इससे खुद बोलता है कि इसको बर्बाद कर देगा ये अगर इसने कोई गलत कदम उठाया तो। फुल टेंशन वाला माहौल। तो यहाँ सिल्को बस एक लेटर देता है जेस को, जिसमें इसकी मांगे लिखी होती हैं, जो भी इसकी नीड होती हैं वो सब, और बदले में ये सब कुछ नॉर्मल कर देगा अंडर सिटी में। शिमर का प्रोडक्शन बंद कर देगा, क्राइम बंद कर देगा, ऐसे करके। बट यहाँ जेस इससे एक और चीज़ मांगता है इस डील के बदले। ये सिल्को से जिंक्स को मांगता है, क्योंकि जिंक्स ने काफ़ी कोहराम मचा रखा था पिल्टोवर में, तो इसलिए जेस खुद सजा देना चाहता है जिंक्स को। तो ये इनकी डील होती है, जिंक्स के बदले अंडर सिटी की आज़ादी। और फिर यहाँ से जेस फिर से मीटिंग करता है काउंसलर लोगों की, और यहाँ पर अपना फैसला सुनाता है कि अंडर सिटी को उसकी इंडिपेंडेंस दे देगा, मतलब जॉन को आज़ाद कर देगा। और इस साइड वाई ये अकेले जाती है फाइट करने के लिए सिल्को की राइट हैंड से। इनका राउंड 1 भी हुआ था एक्ट 2 में, जो काफ़ी ऑसम था, बट वहाँ पर वाई हार गई थी बहुत बुरी तरह। तो अब ये अगेन जाती है, लेकिन इस बार ये उन ग्लव्स के साथ जाती है। तो अब यहाँ वाई वर्सेस वो बंदी तो हो ही रहा होता है, बट सेम टाइम में शिमर वर्सेस जेमस्टोन भी हो रहा होता है, क्योंकि वाई के ग्लव्स में पावर होती है जेमस्टोन की और उस लेडी के पास पावर होती है शिमर की। तो अब अगेन इनकी ऑसम फाइट स्टार्ट होती है। राउंड 2 होता है इनका, और इस साइड वाई जीत जाती है। एनीवे, अब लास्ट में सिल्को फंस जाता है धर्म संकट में उस डील की वजह से। अगर कुछ टाइम पहले इसकी ये बात हुई होती जेस से, तो शायद ये खुशी खुशी जिंक्स को सौंप देता जेस को जाके। बट अब सिल्को की फीलिंग्स कनेक्ट हो गई होती हैं जिंक्स से, ये उसको अपनी बिल्कुल बेटी की तरह मानता है। और एक्ट 1 में याद होगा ये वेंडर से बोलता था कि आखिर उन 2 लड़कियों के पीछे तुम चेंज कैसे हो गए। तो अब इस पॉइंट पे जाके इसको रियलाइज़ होता है कि एक फादर होना कैसा लगता है। ये वेंडर के स्टैचू के सामने अकेले में अपनी इनर फीलिंग शेयर कर रहा होता है एज अ फादर टू फादर। ये बात कर रहा होता है कि जिंक्स का सेक्रीफाइस करे कि ना करे, लेकिन इसकी बातें चुपके से सुन लेती है जिंक्स, और ये पागल होती है, और इसकी नसों में फिलहाल सिमर दौड़ रहा होता है। तो इसको लगता है कि सिल्को इसको धोखा देने वाला है, मतलब इसका सेक्रीफाइस करने वाला है। तो अब ये पूरी तरह सटक जाती है। सबसे पहले ये जाती है केटलिन के घर और उसको वहाँ से किडनैप करती है, फिर सिल्को के पास जाती है, उसको किडनैप करती है, और फिर लास्ट में अपनी बहन के पास जाती है, मतलब वाई के पास जाती है, और इसको भी किडनैप करके अपने अड्डे पे ले आती है और बांध बूंद के सबको रख देती है। पूरा फैमिली रीयूनियन मनाती है, और यहाँ से सच में माहौल बहुत ज़्यादा वाले सीरियस हो जाता है। जिंक्स हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करती है इस वजह से। इवन ये वाई के लिए गिफ्ट लेके आई होती है, जो सबको लग रहा होता है इस पॉइंट पे कि इसने केटलिन को हलाल कर दिया, मतलब उसकी खोपड़ी ले आई है ये। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। ये खुद बोलती है कि ये इतनी भी पागल नहीं है, केटलिन सही सलामत होती है। लेकिन जिंक्स वाई को 2 ऑप्शंस देती है कि अगर इसको इसकी छोटी बहन बोले तो पाउडर वापस चाहिए, तो इसको केटलिन को जान से मारना होगा, और या फिर पाउडर को ये पूरी तरह भूल जाए। बट ऑब्वियसली वाई दोनों में से कोई ऑप्शंस नहीं चूज़ कर सकती थी। एक तरफ इसकी फैमिली होती है, तो एक तरफ इसका दोस्ती वाला प्यार बोल सकते हो शायद। तो चीज़ें यहाँ फिर से काफ़ी बिगड़ जाती हैं जब केटलिन अपने आप को आज़ाद करके जिंक्स को मारने की धमकी देने लगती है। और फिर यहाँ तूतू मैमे के बीच में बेचारी जिंक्स का दिमाग काम नहीं करता, तो
तो ये रैंडम शूट कर देती है जिसमें सिल्को को गोलियां लग जाती हैं और उसके लास्ट वर्ड जिंक्स से यही होते हैं कि ये कभी भी अपनी बेटी का सेक्रीफाइस नहीं करता। बहुत इमोशनल मोमेंट होता है इनके बीच में ये। और फिर सिल्को के मरने के बाद एक तरीके से जिंक्स ने अगेन अपने फादर को खो दिया होता है। सबसे पहले इसने अपने रियल फादर को खोया था वॉर में, फिर वेंडर को मरते हुए देखा जो कि इसकी वजह से ही मरा था, एंड देन अब सिल्को को भी मरते हुए देख लिया जो ये भी इसकी वजह से ही मरा है। तो अब बेचारी पागल तो होएगी ना, इतना सदमा इतना ट्रॉमा कोई नहीं झेल पाएगा। तो अब ये जाके फुल एटीट्यूड में जिंक्स की कुर्सी में बैठ जाती है, मतलब अपनी सिस्टर को दिखाती है कि अब पाउडर का ही तेल लेने अब दंगल होगा और दंगल करेगी ये जिंक्स। तो अभी साइड याद होगा काउंसलर लोगों की मीटिंग चल रही होती है जहां लास्ट में सब जेस के फैसले से राजी हो जाते हैं, मतलब सब जोन की आज़ादी के लिए एग्री कर जाते हैं। लेकिन तभी सेम टाइम में इस साइड जिंक्स ये उठाती है जेमस्टोन को और उसने पहले ही एक बड़ी सी रॉकेट लॉन्चर टाइप गन बना के रखी थी। ये गन भी गेम से उठाई गई है, जिंक्स की सिग्नेचर गन होती है, ये शार्क फेस होता है इसमें। तो जिंक्स इस गन में उसी जेमस्टोन को डालती है और शूट कर देती है काउंसलर बिल्डिंग पे, मतलब जहाँ मीटिंग चल रही होती है वहाँ पे। यहाँ जिंक्स के आंसू निकल रहे होते हैं जिसमें सिमर बह रहा होता है, जिससे अपन ये समझ सकते हैं कि बंदी की बॉडी में कितनी ज्यादा अमाउंट में शिमर है। तो अब लास्ट में वो मिसाइल जाके डायरेक्ट हिट करती है काउंसलर लोगों पे और बूम, बल्ले बल्ले, सेवा समाप्त। मतलब एक्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। अपने को नहीं दिखाया गया इसके आगे क्या होगा, इतने ज्यादा क्लिफहैंगर पे छोड़ा है कि बस अब वेट नहीं हो रहा सीजन 2 का। लास्ट में जब वो मिसाइल हिट करी थी काउंसलर लोगों पे तो मेल का आर्मर एक्टिवेट हो गया था कुछ सेकंड पहले ही। तो मे भी यहाँ कुछ चांसेस हो सकते हैं इसके सर्वाइव होने के। जेस तो पक्का बच जाएगा, मेन कैरेक्टर है, बट मे बी ये मेल भी बच जाए या फिर सबको बचा ले, जल्दी पता चलेगा। तो बेसिकली सीजन 2 के लिए मेन चीज़ तो सबसे पहले वो हेक्सकोरी है कि आखिर उसकी मेन मिस्ट्री है क्या और विक्टर उसके साथ क्या करेगा। नेक्स्ट में अपने को हैमरडैंगर और एको की स्टोरी देखने को मिलेगी। एंड एट लास्ट सबसे एक्साइटिंग कि अब वाई और जिंक्स के साथ क्या होगा। पूरे सीजन 1 में वाई का सिर्फ एक ही मोटो था, इसको अपनी बहन बोले तो पाउडर वापस चाहिए थी, बट अब लास्ट में पाउडर तो पूरी तरह मर गई समझो, जिंक्स ही बची है इसके अंदर। तो अब इन बहनों का क्या होगा वो दिखाया जाएगा सीजन 2 में। अब हालांकि सीजन 2 में शायद टाइम लग सकता है, सीजन 2 तो अनाउंस हो चुका है ऑफिशियली, अनाउंसमेंट टीजर आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पे, बट अभी सीजन 2 प्रोडक्शन में है। और एक्चुअली में अगर आपको पता नहीं तो सीजन 1 बनाने में 6 साल लग गए थे, तब जाके अपने को ये मास्टरपीस देखने को मिला। तो अब सीजन 2 में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। रॉयट गेम्स वालों ने ये चीज़ तो कंफर्म कर दी है कि सीजन 2 2022 में नहीं आ पाएगा, तो मे भी अपने को 1 साल से ज़्यादा वेट करना पड़े, बट विल नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना इफ़ यू रियली वांट टू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।